हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ तीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं और इस बार भी आएंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। वहाँ से जाके उन तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा एक अनुगमन वेग में संबंध। आप अनसॉल्व उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। आप अगर ये डायग्राम समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन, आपको ये थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। ये एक परिपथ दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल जोड़ा गया है। ये इसका धनात्मक सिरा है, ये इसका ऋणात्मक सिरा है, यानी कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड से जब हम धारा आई जब प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे एक बेलनाकार चालक है। इस ये एक बेलनाकार चालक है। इसको हम ए बी से प्रदर्शित कर दिए हैं और जिसकी लंबाई एल, यानी जिसकी लंबाई को हम एल मान लिए यहाँ से यहाँ तक। और इसमें बैट जब जब सेलों के संयोजन से जब बैटरी बनी है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ई यानी वैद्युत क्षेत्र। जब इधर से धारा प्रवाहित की गई तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ जाता है, इसलिए इसकी दिशा इधर है। और वीडी माइनस से प्लस, यानी कि वीडी की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। वीडी को हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं। तो ये वीडी अनुगमन वेग हो जाएगा। बाकी जितना मैंने अभी तक आपको यहाँ बताया वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। आप देख सकते हैं, माना ए भी एक चालक है जिसकी लंबाई एल है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप ए लिख लीजिए। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये जो है चालक का आयतन यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो ए गुणा एल भी लिख सकते हैं। जैसे कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या है? ये वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए, तो उसको शॉर्ट में ए इंटू एच लिख सकते हैं। अब इसकी हाइट कितनी है? हाइट को ही लंबाई बोलते हैं। तो ए इंटू एल यहाँ पे लिख दिए। यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक पर इलेक्ट्रॉन n इंटू एल होगा। ये कैसे आया? चलिए समझते हैं। यदि चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक यानी कि, जैसे कि मान लीजिए प्रति एकांक यानी कि 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो n मीटर स्क्वायर या फिर n सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? n इंटू एल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन n इंटू एल हो जाएगा। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तो, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तो कुल आवेश क्या होगा? एन एल ई हो जाएगा। एन ए एल इंटू में ई। इसको हम समीकरण 1 नाम दे दिए। अनुगमन वेग वीडी है, मैंने आपको पहले बता दिया। आवेशों द्वारा चालक को पार करने में लिया गया लगा समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। आपने ये फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ा होगा। बचपन से कहने का मतलब है आपने पिछली कक्षाओं में अपने 7th 8th में सब फॉर्मूला पढ़े होंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यानी कि लंबाई यानी कि एल, बटे चाल यानी कि अनुगमन वेग वीडी। इसको समीकरण 2 मान लिए। वैद्युत धारा आई हमारा क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू है एन इंटू ए एल गुणे में ई।
और टी हमारा क्या है, एल अपॉन वी डी। तो ये दोनों का मान उठा के हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो वहीं यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आई बराबर क्यू, क्यू होता है एन एल ई बटे वी डी। वी डी का मान हम रख देंगे एल अपॉन वी डी। एल से एल कट जाएगा और वी डी हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फाइनल आई अनुगमन वेग और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। विद्युत धारा यानी कि आई, अनुगमन वेग यानी कि वी डी, इन दोनों में संबंध है। आई बराबर एन ए वी डी। मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। आप बस 5-10 बार आप ये बोल दीजिए, आई बराबर एन ए वी डी, आई बराबर एन ए वी डी, आई बराबर एन ए वी डी। अगर आप लगातार ही अगर इसको बोल दिया तो आपके मुँह ज़बान पे रट जाएगा कि आई बराबर एन ए वी डी होता है। मैंने भी इस फ़ॉर्मूले को ऐसे ही याद किया था। अब जैसे कि कभी-कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि नहीं-नहीं धारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ना बताओ, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध बताओ। तो आपको इस पूरा स्टेप यही फ़ॉलो करना है। बस जब आपसे बोले धारा, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तब आपको यहाँ तक करके छोड़ देना है। और जब आपको कहे नहीं-नहीं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो आपको यहाँ तक तो करना है, बस उसके आगे ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा करना है। धारा घनत्व यानी कि जे, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है आई अपॉन ए। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता ही दिया। जे बराबर आई हमारा क्या निकला था? आई बराबर निकला था एन-ई-ए-वी-डी। आई बराबर एन-ई-ए-वी-डी रख दिए। ए यहाँ पे पहले से ही था, ए से ए कट गया, तो जे बराबर आ गया एन-ई-वी-डी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी अगर आपको यहाँ तक पूछेगा तो 3 से 5 नंबर में पूछता है, पर जब आपको यहाँ तक पूछेगा तो ये 100% आपको 5 नंबर में ही पूछेगा। अब चलिए जानते हैं अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि किरचॉफ का नियम कितना इम्पोर्टेंट है। आप किसी को हर साल का सेट उठा के देख लीजिए, हर सेट में किरचॉफ का नियम ज़रूर पूछा जाता है। किरचॉफ के नियम पे भी न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। मैं आपको इसको 5 स्टार लगाने के लिए कहूँगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक प्रथम नियम होता है, एक द्वितीय नियम होता है। प्रथम नियम को हम संधि का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम भी बोलते हैं। धारा का नियम, अब चलिए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप ये डायग्राम समझिए, तब आपको ये डेफिनेशन और ये सूत्र को याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि किरचॉफ को प्रथम नियम को धारा का नियम भी बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे साथ ये याद कर लीजिए। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर कौन-कौन सी धारा आ रही है, इस बिंदु की तरफ कौन-कौन सी धारा आ रही है। इस बिंदु की तरफ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। मैं सभी धाराओं को I1, I2 जैसे कि इसको I1, I2, I3, I4, I5, I6 जितनी धाराएँ इस परिपथ में दिख रही हैं सबको I1 से I काउंटिंग से हमने रिप्रेज़ेंट कर दिया। अब इस बिंदु पर कितनी धाराएँ आ रही हैं? ये बिंदु पर I1 धारा आ रही है इस तरफ, I2 धारा आ रही है इस तरफ, I3 धारा आ रही है इस तरफ। इस बिंदु पर I1, I2, I3 धारा आ रही है। मैंने आपको बताया था आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली धारा यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आप देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर अब जाने वाली धाराओं का योग। आप देख लीजिए कि इस बिंदु से कितनी धाराएँ इससे दूर जा रही हैं। तो इससे दूर जा रही हैं, एक I4 जा रही है, I5 जा रही है, यानी कि इसकी उल्टी दिशा में आप देख सकते हैं, और I6 जा रही है। तो आने वाले धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो जा कितनी रही है I4 प्लस I5 प्लस I6। तो मैंने आपको कितनी आसान तरीके से ये सूत्र याद करवा दिया, वरना फिर आप ये समझ ना पाते। अब चलिए देखते हैं हमारा डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। किसी परिपथ में किसी संधि पर संधि का मतलब वो होता है जहाँ एक पॉइंट पर सभी धाराओं का मिलन होता है। मिलन यानी कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे सभी धाराएँ आपस में मिल रही हैं, तो इसे ही संधि बोलते हैं।
किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समस्त धाराएँ, समस्त यानी कि सारी धाराएँ का बीजगणितीय योग यानी कि जोड़, घटाना ये सब हो गया। योग 0 होता है। योग 0 होता है यानी कि अगर इसको I1 मैंने ये वही बता रहा है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। डेल्टा इसको डेल्टा नहीं, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा यानी कि योग और I यानी कि विद्युत धारा बराबर 0 हो जाएगी। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस संधि पर जितनी धाराएँ आएँगी उन सबका योग इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं किरचॉफ के नियम का द्वितीय नियम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रथम नियम बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिए ताकि आपसे प्रथम नियम के बारे में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। मतलब कि मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको कभी-कभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिख जाता है। चलिए देखते हैं हमारा द्वितीय नियम। द्वितीय नियम प्रथम नियम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम नियम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, बंद पाश का नियम भी बोलते हैं। इसलिए द्वितीय नियम आपको और बहुत अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे एक बैटरी E1 लगी है। एक सेल बेसिकली बोल सकते हैं। एक सेल E1 लगा है और एक सेल E2 लगा है और सेल E1 से एक प्रतिरोध R1 जुड़ा है और सेल E2 से एक प्रतिरोध R2 जुड़ा है और एक और एक और ऐसे ही मतलब कि एक और ऐसे ही एक लाइन गई है जिसमें R3 प्रतिरोध जुड़ा है परंतु उसमें कोई सेल नहीं जुड़ा है। इसको हम 1 मान ले रहे हैं और इसको 2 मान ले रहे हैं। जैसे कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को एक पहला बॉक्स मान ले रहे हैं, इस बॉक्स 2 को दूसरा बॉक्स मान ले रहे हैं। अब E1 का ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। वैसे E2 का भी ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। अब जब हम E1 से धारा I1 जब प्रवाहित करते हैं, आप देख सकते हैं जब धारा ये I1 है। I1 जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और जब E2 से I2 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे मिल जा रही हैं। तो यहाँ पे दोनों धाराओं का योग कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 हो रहा है जिसको हमने एक नई धारा बोल दे रहे हैं I3। यानी कि इन दोनों के मिलने से एक धारा I3 बन रही है और I3 धारा I1 और I2 के योगफल से बन रही है। तो ये धारा इधर से जा रही है, R3 से होकर जा रही है, R3 से होकर जा रही है और धारा यहाँ पे फिर अलग हो जाएंगी क्योंकि इससे धारा हम I2 निकाले थे। तो I2 वाली धारा इधर चली जाएगी, I3 धारा डिवाइड हो गई, I2 अपनी तरफ चली गई और I1 ऊपर चली गई। तो जो अभी तक मैंने आपको अभी तक इस डायग्राम में बताया वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश पाश का मतलब क्या समझ सकते हैं? पाश का मतलब कि चारों तरफ से बंद हो, कहीं से भी खुला ना हो। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से बंद है इसलिए बंद पाश 1 बोल दिए। ये भी चारों तरफ से बंद है इसलिए उसको बंद पाश 2 बोल दिए। अब आपको समझ में आया। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन सुन के समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो डेफिनेशन है वो इनसे मिलकर बनी हुई है, इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। इसलिए आप इसको इसको अच्छे से समझ लेना है। मंदपाश एक के लिए ये जो मैं अब इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, ये जो समीकरण बनाने जा रहा हूँ, वो मंदपाश ए की मदद से बनाने जा रहा हूँ। डायग्राम से ये इक्वेशन इन दोनों पास से इक्वेशन ये दोनों बनाने के लिए आपको अपने मन से एक डायरेक्शन चूज़ करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और इधर भी आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये धारा देख लीजिए किस तरफ प्रवाहित हो रही है। अगर आपकी दिशा में ही धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ पे हम प्लस ले लेंगे और आपकी दिशा के अगर
विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उधर हम माइनस ले लेंगे। धारा ध्यान दीजिए इस तरह प्रवाहित हो रही है। तो जैसे कि देखिए इवन सन में धारा प्रवाहित की, धारा इधर जा रही है और हम लोगों ने डायरेक्शन भी इधर ही मानी है, तो ठीक है सही चल रही है। और फिर इधर भी I1 ही चल रही है, ठीक है। अब इधर इधर कुछ नहीं जा रही है। अभी हम बंदपाश एक देख रहे हैं। जब हमारा जब प्रतिरोध और धारा का जब मिलन होता है तो उनके गुणनफल से हमारा वोल्ट का यानी कि विद्युत वाहक बल बनता है। यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है इसलिए यहाँ पे भी धारा जी यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं नहीं बनेगी। आप देख लीजिए मैं मेरी दिशा इधर है और धारा आपकी बार इधर बह रही है। आप देख सकते हैं धारा आपकी बार इधर बह रही है यानी कि विपरीत दिशा में बह रही है। इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए, माइनस I2 यानी कि I2 और R2, I2 गुणा R2 हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब हम और आगे चले, जैसे कि ऐसे बढ़ रहा था, अब हम और आगे चल दिए, और आगे चल दिए। अब यहाँ पे ये I1 अब इधर आया, तो यहाँ पे I1 R1 क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर आ रही है, इसलिए I1 और R1 इन दोनों का गुणनफल प्लस होगा। तो इसका गुण I1 I1 R1 प्लस का गुणा, ऐसे यहाँ पे प्लस ही रहने दिए माइनस। अब क्योंकि I2 हमारी दिशा के विपरीत दिशा में बह रही है, इसलिए I2 गुणा R2 हो जाएगा बराबर E1 माइनस E2, इसलिए आया क्योंकि ये दोनों ये दोनों का जो सिरा है वो सेम सेम है, यानी कि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। अब जैसे कि इधर प्लस है तो इधर प्लस होता तो हम इसको जोड़ देते हैं, इधर माइनस है इधर माइनस होता तो हम इसको जोड़ देते हैं, परंतु यहाँ पे प्लस है, दोनों का सिरा एक ही तरफ है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। तो E1 माइनस E2, मैं आपको मोटा मोटा बस ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लीजिए और उसके बाद धारा देखिए। धारा अगर आपकी दिशा के तरफ बह रही है तो आप प्लस लीजिए, अगर आपकी दिशा के की तरफ माइनस करके बह रही है, आपकी दिशा के विपरीत बह रही है तो आप उसको माइनस करके लीजिए। और I1 R1 का गुणा मतलब I और R का गुणा करा दीजिए अगर आपकी दिशा में बह रही है, और I1 R1 का गुणा करा दीजिए अगर आपकी दिशा के विपरीत बह रही है तो माइनस लगा दीजिएगा और बराबर में विभवांतर की लिख दीजिएगा। और बंद पास दो में अब मैं आपको एकदम इसी डाउट को एकदम क्लियर कर दूंगा। आप जैसे कि मेरी डायरेक्शन ये है, मैं इधर बह रहा हूँ, सॉरी, मेरी डायरेक्शन ये है, अब धारा देख लीजिए किधर बह रही है। E2 से धारा निकली, जब R में मिलेगी तभी I और R का गुणनफल होगा। I2 धारा निकली, ठीक है, इधर बह रही है, इधर बह रही है, इधर बह रही है। अब यहाँ पे R3 हमारा प्रतिरोध है, इसलिए I3 धारा R3 पर मिलेगी, तो I3 और R3 का गुणनफल हो जाएगा। आप देख सकते हैं I3 क्या है, हमारा I1 और I2 ही है, तो I1 और I2 का R3 से गुणा हो गया। अब क्योंकि I1 प्लस I2 बराबर I3 है, तो I3 भी इधर बह रही है और हमारी डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए इसको धनात्मक ही ले लिए। आप चलिए देखते हैं, अब I2 हमारा इधर बह रहा है और हमने भी दिशा इधर ही की तरफ मानी है। अब देख सकते हैं मैं ऐसे जा रहा हूँ, यानी कि हमारी दिशा इधर की तरफ भी आ रही है, तो I2 और R2 को भी हम प्लस ही लेंगे। I2 और R2 को भी हम प्लस ले लिए बराबर में। अब इधर अब इस बंदपास में कौन सा भी विभवांतर पड़ रहा है, यानी कि कौन सा सेल पड़ रहा है। अब इसमें E1 तो पड़ नहीं रहा है, इसलिए हम E1 को नहीं लेंगे, इसलिए इसमें पड़ेगा हमारा E2 बह रहा है। अब E2 पड़ रहा है, इसलिए हम बराबर में इसके E2 ले लिए। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि बंदपास 1 और 2 को एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। यदि हम अपनी तरफ से एक डायरेक्शन चूज कर लेंगे और फिर आई धारा देखेंगे हमारे डायरेक्शन की तरफ बह रही है तो धनात्मक होगा, हमारी डायरेक्शन के विपरीत बह रही है तो ऋणात्मक होगा। बट उसका गुणा बट जो उनका गुणनफल है वो R से होकर ही गुजरना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नियम आसानी से समझ में आया होगा। अब एक और पॉइंट है जो कि 1-2 नंबर में अक्सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लिया जाता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है बंदपाश का नियम, आप देख सकते हैं बंदपाश या वोल्टेजा का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु भी एक की इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100% पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। आप देख सकते हैं मैं इसको कितनी आसान तरीके से आपको डायग्राम के जरिए समझाने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।